हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी का एक टेस्ट सीरीज डेली दे रहे होंगे और अपने टेस्ट को एक अच्छा पोजीशन पे लेके चले गए होंगे। अपना आपका जो टेस्ट जो नंबर भी आ रहा होगा वो अच्छा आ रहा होगा और इससे आपका बार बार रिवीजन भी हो रहा होगा। हमारे चैनल पे जो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 का टोटल टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराया जा चुका है। जो वॉल्यूम 1 में कितने टेस्ट सीरीज थे, 24 टेस्ट सीरीज थे और ये वॉल्यूम 2 में आज हम लोग टेस्ट सीरीज 6 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि इसमें जितना भी टेस्ट सीरीज होगा इस हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ फैक्ट बताया जा रहा है। उस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान दीजिए और वो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। वॉल्यूम 1 में कितना टेस्ट सीरीज थे, तो वॉल्यूम 1 में टोटल 24 टेस्ट सीरीज थे जिसका डिस्कशन कराया जा चुका है। आज हम लोग ये वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 6 का डिस्कशन करेंगे। कौन सा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम 2 है। इसका हम लोग टेस्ट सीरीज 24 टेस्ट सीरीज 6 का डिस्कशन करेंगे। और जो भी भाई लोग आरआरबी एलपी का जो एलपी के लिए असिस्टेंट लोग को पायलट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी ये सेट बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग का जो पीटी में जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट पेपर में वो इससे जुटा हुआ ही रहेगा। तो वो लोग भी देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और इस बार का जो आप लोग का असिस्टेंट लोग को पायलट का जो सीट कम आया उससे कोई निराशा होने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग तैयारी करिए, सीट में ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगा और सीट बढ़ेगा। हर एक हाल में कुछ ना कुछ बढ़ेगा और आप लोग का अगर तैयारी अच्छा रहेगा तो इतना भी सीट में होगा, और अगर तैयारी नहीं रहेगा तो सीट बढ़ेगा, उसके बाद भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा रखिए और जहाँ से भरिएगा वहीं से आपका सिलेक्शन होगा और कोई चिंता करने का बात नहीं है। आप लोग तैयारी करिए और आप लोग कमेंट करिए कि एलपी के लिए किस बुक से आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं, किस बुक से टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराया जाए, उस बुक का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराया जाएगा। और साथ ही साथ उसमें स्पेशल कुछ जो सब्जेक्ट आएगा पेपर 2 का उसके हिसाब से भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग ये बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज 6 का डिस्कशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता। तो ये किसने जीता था, तो ये हॉकी पंजाब ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था, तो 13वां संस्करण था। इसमें कौन जीता था, तो हॉकी पंजाब ने जीता था। अच्छा, हॉकी पंजाब ने 13वां जो ये हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2023 को हॉकी राष्ट्रीय से विजयी होकर जीता था। ये किससे जीता था, तो हर जो ये हॉकी पंजाब है ये हॉकी हरियाणा से ये विजयी हुआ था। मीन्स ये विजयी था और ये उप विजेता में कौन था, तो हरियाणा था। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता था। कौन जीता था सीनियर राष्ट्रीय हॉकी महिला चैंपियनशिप, तो मध्य प्रदेश ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों को कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ किए हैं, तो मध्य प्रदेश के सरकार, मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना। तो ये किसे चुना है, तो हेलुसिएंट को चुना है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हेलुसिएंट का तात्पर्य क्या है, तो हेलुसिएंट का तात्पर्य है मति भ्रम। इसका तात्पर्य क्या है, तो मति भ्रम। अच्छा, क्लिनिस डिक्शनरी ने एआई को 2023 का किसे चुना है, तो क्लिनिस डिक्शनरी ने एआई को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो जॉन मैकार्थी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो यूके में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम ने इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के क्षेत्र शामिल हैं। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 जो है ये गोवा में आयोजित किया गया था। अच्छा, और 38वां जो राष्ट्रीय खेल 2023 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो फंगी अभियान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान है। फंगा अभियान का उद्देश्य है फंग माने कवक शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके कवक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो कौन सी जल संधि है, ये बहुत बार सेट में आया होगा कि कौन सी जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो ये 10 डिग्री चैनल है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जिब्राल्टर जो जल संधि है किसको किसको अलग करती है, तो स्पेन और मोरक्को को करती है। 8 डिग्री चैनल है, किसको किसको अलग करती है, तो मालदीव और मिनी काय को करती है। 9 डिग्री जो चैनल है ये कवरत्ती और मिनी काय को करती है। मन्नार की जो खाड़ी है ये दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है, तो कौन सी भारतीय राज्य है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है, तो बिहार राज्य की क्या कोई तट रेखा नहीं है। ये भारत में जल और स्थल सीमा लगने वाले कौन कौन से देश हैं, तो जल और स्थल सीमा से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है ये किससे किससे लगा है, ये स्थल और जल दोनों से लगा है। और कौन सा है, तो म्यांमार है। और कौन सा है, तो पाकिस्तान है। अच्छा, और भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। अच्छा, जो सिक्किम है वो नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिस्मिट संगठन का सदस्य नहीं है, तो बिस्मिट का संगठन कौन सा नहीं है, तो मालदीव जो है बिस्मिट का संगठन का सदस्य नहीं है। अच्छा, बिस्मिट का जो सदस्य देश है कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए बिस्मिट का कौन कौन सा सदस्य है। आप लोग ये वीडियो पूरा सुनने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको बार बार याद होते रहेगा। अच्छा, बिस्मिट का पूरा नाम क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। और ये जो बिस्मिट है ये कब अस्तित्व में आया था, तो 1997 में ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, तो वाचस्पति पुरस्कार ये किसे दिया जाता है, तो संस्कृत के साहित्य में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह पुरस्कार है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है एक साहित्य का सम्मान है जो कुल कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक कौन हैं? तो ये हैं अरविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। इनको कब मिला था? तो इनको 1968 में मिला था। अच्छा, और चंद्रशेखर को कब मिला था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन को मिला था 1983 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। माधव निदान पुस्तक संबंधी है। तो माधव निदान पुस्तक किससे संबंधित है? तो रोग विज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, माधव निदान जो है ये आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ है और इसका मूल नाम क्या है? तो रोग विनिश्चय। अच्छा, चरक संहिता, अष्ट संग्रह आदि जो प्राचीन चिकित्सीय आयुर्वेद के ग्रंथ हैं। सुश्रुत संहिता जो है ये शैल चिकित्सा से संबंधित प्राचीन पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? तो 2011 में, ये कल इससे पिछले वाला भी वीडियो में बनाए थे, किसकी स्थापना हुई थी? तो दक्षिणी सूडान की हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, दक्षिणी सूडान जो है यह अफ्रीकी देश है जिसकी स्वतंत्रता कब हुई थी? तो ये 9 जुलाई, ये कब स्वतंत्र हुआ था? तो 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र हुआ था। और ये विश्व का कौन सा देश है? तो ये विश्व का 196वां देश है। कौन सा देश है? तो विश्व का 196वां देश है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कौन सा देश है? तो ये विश्व का 196वां है स्वतंत्र देश है, तथा संयुक्त राष्ट्र का ये 193वां सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र का ये कौन सा सदस्य है? तो संयुक्त राष्ट्र का ये 193वां सदस्य है। अच्छा, दक्षिणी सूडान में जनमत संग्रह के द्वारा ये क्या हुआ था? तो सूडान से अलग हुआ था। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो जुब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हाल ही में G7 ग्रुपों की बैठक की मेजबानी जापान में आयोजित किया गया था। अच्छा, 12वां जो हिंदी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा निजी फिजी देश में नादी शहर में आयोजित किया गया। अच्छा, दुनिया भर में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो हिंदी दिवस है प्रत्येक वर्ष भारत में कितने हिंदी दिवस के रूप में कितने तारीख को हम लोग मनाते हैं? तो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं। कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। अच्छा, भारत के लेखा महानिरीक्षक कौन है? तो जिसे हम लोग CAG कहते हैं। तो कौन है ये? एस दुबे हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमन है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। और भारत के लोकपाल कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो किसकी करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का करता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है ये भारत में महालेखक परीक्षा विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है। और इस विभाग के अन्य जो अधिकारी होते हैं ये क्या होते हैं? तो कैग के अधीनस्थ कार्य करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है ये जो संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन से। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों की संरक्षा करने की
जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी किसकी होती है? तो ये किसकी होती है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की होती है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है लोक वित्त के संरक्षक होते हैं। और जो कैग के पेंशन और भत्ते भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, भारत का जो संविधान है ये अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद, इसको आप लोग ख्याल रखिए, पूछता है। तो ये अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का जो रुमनदेही स्तंभ है ये किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में बौद्ध के जन्म स्थान रुमनदेही गया था, जो लुम्बिनी में है। और ये अशोक ने शाक्यमुनि बौद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गांव को धार्मिक कर्म में क्या किया था? कम कर दिया था। यहाँ का जो भू राजस्व की जो मात्रा थी वो 1/6वां भाग से घटाकर 1/8वां भाग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कब किया था? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता नाम से न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। और कॉर्नवालिस जो था ये संहिता के द्वारा राजस्व तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो कौन सा था? तो नजीम खां। ऑप्शन नंबर बी। अतः 1757 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा दिल्ली पर कब आक्रमण किया गया था? तो 1757 में किया गया था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1971 जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने नजीम खां को मीर बख्श बनाया। और नदीम का जो अहमद शाह अब्दाली जो है ये भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो ये भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1857 में की थी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूलशंकर। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूलशंकर। और ये क्या था? और इनका जो जन्म है गुजरात के मोरबी रियासत में 1824 ईस्वी में हुआ था। अच्छे, स्वामी पूर्णानंद ने मूलाशंकर का नाम क्या रखा था? तो दयानंद सरस्वती रखा था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। और दयानंद सरस्वती ने एक कौन सा नारा दिया था? तो इनका एक नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किनका नारा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो जो नुआखाई है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नुआखाई क्या है? तो ये किसानों का त्यौहार है जो बसंत उत्सव शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का जो संबंध है ये बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गिरजा देवी जो है ये भारतीय शास्त्रीय गायिका है जिन्होंने मुख्यतः ठुमरी गायन में को लोकप्रिय बनाया। अच्छा, मालिनी अवस्थित जो है भारतीय लोकगीत गायिका है जो गिरिजा देवी की भविष्य शिष्या थी। अतः पंडित बिरजू महाराज हैं ये अछन महाराज का संबंध किस घराने से? तो पंडित बिरजू महाराज या अछन महाराज का जो संबंध है ये लखनऊ घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की प्रमुख नदियाँ वो उनके उद्गम स्थल को सही से मिलाइए थे। यमुना जो है ये कहाँ से निकलती है? तो यमुना जो है ये
यमुनेत्री से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी ये नासिक से निकलती है। और महानदी कहाँ से निकलती है? तो सिहनवा से निकलती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो चंबल है, बेतवा है, केन है, टोन है, हिडसन है, केनर है और सेरंग है। अच्छा, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन है? तो कोयना है, भीम है, तुंगभद्रा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है और मूसी है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? तो नासिक जिले से निकलती है। और गोदावरी नदी है जो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो प्राणहिता है, पूर्णा है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेदगंगा है और इंद्रावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो कालबेलिया लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कालबेलिया नृत्य है ये कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली की एक क्या है, अभिव्यक्ति है। और कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, तो मुद्रा बाजार का संगठित बाजार में कौन से भाग में कौन सा है? तो साहूकार है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, असंगठित मुद्रा बाजार में साहूकार अथवा महाजन, देशी बैंक और चिट फंड सरफरा आदि आते हैं। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन धन प्राप्त किया जाता है और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन धन प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन कौन सा न्यूनतम तरल है? तो इसमें न्यूनतम तरल कौन सा है? तो अचल संपत्ति है, ये न्यूनतम तरल है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अचल संपत्ति को हम लोग रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति कहते हैं। और अचल संपत्ति के अंतर्गत घर, भूमि, प्लांट इत्यादि आते हैं। और ट्रेजरी बिल का प्रयोग सरकार अपने लघु अवधि की धन आवश्यकता की पूर्ति के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अपने के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स में इसके अध्यक्ष है जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल में साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता थे। और विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की थी? तो 11 मार्च 1942 को की थी। और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। ये भारत कब पहुंचा था? तो ये 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव के बारे में कहा था कि जब मैं इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मैं बुरी तरह मायूस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तारी हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयबजी ने लिया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, महात्मा गांधी ने 12 मार्च, ये बार बार क्वेश्चन में आया होगा, कितना तारीख को? तो ये 12 मार्च 1930 को दांडी से गांधी जी ने सांकेतिक 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से ये यात्रा आरंभ किए थे। और ये पहुंचे कब से? तो ये दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। अपने कितने अनुयायियों के साथ पहुंचे थे? तो अपने 78 अनुयायियों के साथ पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पूना समझौता कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। और पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था। ये हुआ कहाँ पे था? तो ये यरवदा जेल में हुआ था।
से पूना पेट के द्वारा दलितों को अलग आरक्षण अलग निर्वाचन मंडल देने की ब्रिटिश सरकार की घोषणा को क्या कर दिया गया था, तो रद्द कर दिया गया था। और हरिजन नाम दलितों को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 1857 में के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो किसका नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था, तो ये तांत्या टोप का था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, तांत्या टोप नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे और 5 जून 1857 को कानपुर में अंग्रेजों के हाथ से निकल गया और यहाँ ये पेशवा बालाजी बाजी द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है और हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है, तो जो चावल है ये उष्ण आर्द्र जलवायु पौधा है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, और इसकी सबसे अधिक जो खेती होती है मानसून जलवायु वाले देशों में होती है। और एशिया का जो सर्व प्रमुख फसल है क्या है, तो धान है। एशिया का सर्व प्रमुख फसल कौन सा है, तो धान है। और इसी कारण एशिया संस्कृति को चावल संस्कृति कहा जाता है। चावल का जो वास्तविक नाम है ओराइज सेटाइवा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें आंस, अमन और बोरो उगाई जाती है। चावल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई और उत्पादित किया जाता है। और भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, तो भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो सर पैट्रिक लॉरेंस किया था। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्लीमेंट एटली ने भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। तो कैबिनेट मिशन ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था, तो जो कैबिनेट मिशन है ये 24 जनवरी सर कैबिनेट मिशन जो है ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंची थी। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। मिनर्वा मिल्स एवं अन्य बनाम भारत सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है, तो ये क्या स्थिति है, तो ये वैधानिक दृष्टि से निदेशिक तत्वों के तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980 में संसद को संविधान में संशोधन की सीमित शक्ति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होगा, तो प्रत्येक 2 माह पर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। प्रत्येक 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। यस, कितने महीने के बाद, तो प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अच्छा, आपातकाल जो है ये प्रत्येक 6 माह में संसद में अनुमोदन के से आपातकाल को बढ़ाया जाता है। और संसदीय अनुमोदन का जो प्रावधान है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन से पूर्व जो था आपातकाल एक बार संसद के द्वारा अनुमोदन होने के बाद मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रहता था। जो इसे 44वां संविधान संशोधन में कर दिया गया कि प्रत्येक 6 माह के बाद संसद में क्या होगी, इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली, तो बांग्लादेश से जो है पाकिस्तान से आज़ादी मिली 1971 में। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बांग्लादेश है ये कब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 17 दिसंबर 1971 को। अच्छा, पश्चिम पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संग्रह का नेतृत्व शेख
बुरहमान ने किया था और उन्होंने पूर्व क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की थी। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो गणराज्य था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था 1971 तक, और यह 17 दिसंबर 1971 को क्या होगा, पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुगा सम्मेलन में हुआ था। बात सही है। संसद के सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकते, ये भी सही है। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, ये बांडुगा सम्मेलन ये कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था, और कुल 29 जो थे इसमें, कुल कितने हैं, तो 29 जो से अफ्रीकी और एशियाई देशों ने इसमें भाग लिए थे, और इसी में गुटनिरपेक्षता शब्द का भी प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमलित नहीं है, तो इसमें कौन सा युग सुमलित नहीं है, तो रूस जो है ये मॉस्को से, कनाडा है, ओटावा से, ऑस्ट्रेलिया है, कैनबेरा से, और चीन है तो एशिया से। तो इसमें सही कौन नहीं है, तो चीन जो है ये संघाई ये सही नहीं है। चीन की राजधानी कहाँ है, तो जो चीन की राजधानी है वो बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। अच्छा, चीन जो है, संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर पतन है, तो देश का सबसे बड़ा पतन और वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अच्छा, रूस में पार साइबेरियाई जो है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो रूस को पूरब में सेंट पीटर्सबर्ग से पश्चिम में प्लाडिवा बोस्टो को जोड़ता है। अच्छा, रूस की संसद का नाम क्या है, तो रूस की संसद का नाम डयूमा है। रूस की संसद का नाम क्या है, तो रूस की संसद का नाम है ये डयूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एक संसद लंदन से वारसा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वारसा से उलास्का, और तीसरी रेखा उलास्का से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तीनों सीधी रेखाएं किसका निर्माण करती है, तो त्रिभुज का निर्माण करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह से आ जाएगा, तो इस त्रिभुज में जो पूरी तरह से घिरा हुआ राज्य कौन सा आएगा, कौन सा देश आएगा, तो डेनमार्क आएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की जो राजधानी है ये कोपेनहेग है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है कोपेनहेग। अच्छा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वर्सा है। और डेनमार्क जो है ये विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 8 लिपियां प्रचलित हैं, तो किसमें सर्वाधिक 8 लिपियां प्रचलित हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 11वीं शताब्दी में पूरब भारत से मिले अभिलेखों को बंगला लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा, कोणार्क मंदिर को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यह एक ऐसा स्मारक है जहां पत्थर की भाषा में मनुष्य की भाषा को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है, तो पंचायत की अवधि को कौन सा परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 243 का ई करता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बताया गया कि पंचायत का अवधि का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष होगा। अच्छा, पंचायतों की अगर विघटन की स्थिति में पंचायतों का जो निर्वाचन है ये 6 माह के अंदर करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, तो किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित किया गया था अशोक मेहता समिति, और ये वर्ष 1978 में अपना क्या किया था, तो रिपोर्ट सौंपा था, और जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की मांग की थी। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान का सिफारिश किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय, तो ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ये सही नहीं है पूछा है, तो ये तो सही है। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही होगा। अच्छा, नीति आयोग के जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नीति आयोग का जो गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था? तो नीति आयोग लाया गया था, और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो रोजगार से संबंधित कौन सा कार्यक्रम नहीं है? तो RMSA, ऑप्शन नंबर सी। अरे, RMSA का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मार्च 2009 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की गई थी। अच्छा, मनरेगा जो है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगारी योजना, अब इसे बाद में क्या कर दिया गया था? तो नरेगा कर दिया गया था, जिसमें किसका फुल फॉर्म क्या था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये कब लागू हुआ था? तो 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। और इसमें क्या था कि साल में कम से कम 100 दिन अकुशल काम का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ लिपिनी द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी लिखी गई थी? तो नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्लिनी जो है एक प्रथम रोमन भूगोलवेता थे, इन्होंने प्रथम ग्रंथ से भारत के बारे में काफ़ी सूचना प्राप्त की थी। पेरिपल्स ऑफ एथेरियन थी नामक पुस्तक की रचना प्रथम शताब्दी में की गई थी, जिसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं। एक बार बीपीएससी का भी पूछा गया क्वेश्चन है कि इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है ये प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग लघु संविधान कहते हैं। ये आप लोग इसको ध्यान रखें, जरूर किसी न किसी सेट में आएगा। 96वां जो संविधान संशोधन है 1985 के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और जो 61वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। और इसके द्वारा जो मतदान की आयु था 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो ये किसका सेनापति था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो जफर खान मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था, और जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल काफ़ी भयभीत थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो भारत विजय तथा प्रतिशोध की भावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? तो किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को कहा जाता है? तो 1973 से 1974 को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें क्योंकि इस बजट में घाटा कितने करोड़ का हुआ था? तो इस जो बजट में घाटा हुआ था वो कुल 550 करोड़ का हुआ था। कितना का हुआ था? तो 550 करोड़ का हुआ था। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है 112, इसमें भारत में के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश किया जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे हैं मोरारजी देसाई, अभी तक के सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किए हैं। ये कितना बार बजट पेश किए थे? तो मोरारजी देसाई कुल 10 बार बजट पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? तो 1859 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया, जिसमें मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागवानों को छोड़ने की अनुमति नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कौन सी पर्वत चोटी है जो ये भारत में है? तो कामेट जो पर्वत चोटी है ये भारत में है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कामेट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7,756 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये पहले वाला भी सेट में आया था। तो ये कितना अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो 12 से 35 तक किया गया है। कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? कोप 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, तो ये गलत है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, ये क्या है? तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। और पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया था, नहीं भी, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, यह जो सम्मेलन है ये 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 के मध्य बर्लिन में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बर्लिन में आयोजित किया गया था। और कोप 2027 बैठक 2022 में उम्र अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। और कोप 2028 का जो बैठक है 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो कौन सी शाखा? तो यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अनुवांशिक कोड में कोडोनों की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। अच्छा, वंशानुगत के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्टर सटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, नोबेल पुरस्कार विजेता टी सी बोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया? तो सीबोर्गियम नाम किसे दिया गया है? तो ये जो तत्व 106 नंबर तत्व को सीबोर्गियम नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये HClO4 को परक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और H2SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फर ऑक्साइड को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र है ये DNA एवं प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गुणसूत्र जो है ये गुणसूत्र जीन के रूप में अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? तो
संचारित करते हैं। और प्रथम गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिक जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस स्थान को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। अच्छा, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? तो कोशिका में कुल 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, तो जो देखे हैं वो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनिक्स एसिड होते हैं, तो ये किसके होते हैं? तो ये विटामिन ए के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, विटामिन ए जो है ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो पौधे से प्राप्त बीटा कैरोटीन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोफेथिलीमिया आदि रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। सिद्धांत डैश कहलाता है, तो जैसे सिद्धांत दिया गया है एक कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो हाइजेनबर्ग अनिश्चा का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हाइजेनबर्ग अनिश्चा का जो सिद्धांत है ये क्या बताता है कि किसी कण की जो स्थिति और वेग एक साथ अर्थात निर्धारित असंभव है। और हुन के नियम को उच्चतम गुणन का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा कार्य करता है? तो ये चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां, ऑप्शन नंबर बी। ये अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, चिकनी पेशियां जो हैं लंबी तुर्क रोगी एक केंद्रित कोशिकाओं से बनी होती है। और ये पेशियां जो हैं नेत्रों की पल के फफूसी की श्वसनी और मूत्राशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन है, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जिसमें सबसे साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में किसमें पाए जाते हैं? तो ये एक स्पंजी की 2 वैशिष्टों में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। एम्फीबियन में नहीं होता है, तो एम्फीबियन में क्या नहीं होता है? तो इनमें सल्क नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। एम्फीबियन वे जंतु हैं जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। और ये त्रिकक्षीय हृदय, श्लेम ग्रंथि तथा श्वसन अंगों जैसे त्वचा, मुंह गुहा, फुफुंदी और गलफड़ों युक्त असमतापी तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता एवं और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। अच्छा, विटामिन ए को विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी रोग होती है। विटामिन बी का नाम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन सी से कौन सी रोग होती है? स्कॉर्बिक रोग होती है। विटामिन डी से कौन सा होता है? तो सूखा रोग और ऑस्टियोमेलेसिया होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? दहन क्षमता की कमी होती है। विटामिन के से क्या होता है? तो हृदय का रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 2 kg का कोई पिंड किसी संघर्षहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस वस्तु की इसी वेग से गति बढ़ाए रखने के लिए आवश्यक न्यूटन है। तो इसमें क्या है? इसमें बताया गया कि नियत वेग से बढ़ रहा है, तो नियत वेग से बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन जो है ये क्या है? तो 0 है। तो जब एक्सीलरेशन 0 है तो इसमें हम लोग फोर्स पूछा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो मास इंटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पे मास तो दिया हुआ है 2 kg, लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना है? 0 आया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17 और 13 तथा
13 है। तो तत्व का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो समान समूह से कौन से होते हैं? तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या होते हैं? तो समान समूह होते हैं। तो ये हम लोग इसमें अगर तोड़ते हैं तो ये मालूम चल जाएगा कि अब इसमें 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये अगर ए दिया हुआ है तो ए में अब ये 9 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो 2 और 7 फर्स्ट में ये आप लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने के बताया, ये 11 दिया हो तो 11 को कितना तोड़ेंगे? 2, 8 और 1 में टूटेगा। फिर ये कौन सा दिया हुआ है? तो इसमें आगे दिया हुआ है 17। तो 17 को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 17 को तोड़ेंगे 2, 8 और 7 में। अच्छा, और फिर ये आगे कौन सा दिया हुआ है? तो 12। इसको कैसे तोड़ेंगे? तो 2, 8 और 2 में तोड़ेंगे। तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक दिया हुआ है 13। तो 13 को तोड़ने के लिए हम लोग कितना में तोड़ेंगे? तो 2, 8 और 3 में तोड़ेंगे। तो लास्ट वाला में किसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है तो समान होती है, तो ए और सी में है। तो ए और सी कौन सा है? तो ए में भी लास्ट ऑप्शन में सी है और सी में भी लास्ट ऑर्बिट में कितना है? तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यही दोनों क्या हो जाएगा? ए और सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा आइकन का सही रूप है? तो आइकन का सही रूप क्या है? द इंटरनेट कॉपरेशन ऑफ असाइंड नेस एंड नर्व्स, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और FT का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। शर्करा में इस परिवर्तन में होता है। तो शर्करा में इस परिवर्तन में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अच्छा, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन क्या किया जाता है? तो ग्रहण किया जाता है। और ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, इसमें शर्करा रहेगा, प्लस इसमें क्या रहेगा? तो 12O2 अगर साथ में इसको मिलाया जाए तो ये क्या बनेगा? तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 11 H2O बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। यौनारंभ पर वृक्षों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो वृषणों का कौन सा कार्य इसमें नहीं होता है? तो ये अपरा का विकास इससे नहीं होता है और एस्ट्रोजन का स्रावन नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विद्युत का चालन किसमें नहीं होता? तो एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है ये विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज क्या है? तो एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? तो कुचालक होते हैं। और किसी भी यौगिक में विद्युत चालन के लिए आवश्यक है कि यौगिक में क्या होना चाहिए? मुक्त आयन होना चाहिए। और जब अम्ल में H+ आयन, अम्ल जो रहेगा उसमें कौन सा आयन मुक्त रूप में पाया जाएगा? तो H+ पाया जाएगा। और जो क्षार में वो H- मुक्त आयन पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। गलत वाक्य क्या है? तो इसमें गलत वाक्य को चयन करना है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, ये क्या है? तो सही है। अच्छा, हिकेटर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के श्रावण और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये भी सही है। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी होते हैं, ये भी सही है। मोनेरा जगत को जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, ये क्या है? गलत है, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड का गुण कौन सा नहीं है? तो कोलाइड एक विषम मंगी मिश्रण है, ये सही है। कोलाइड इसमें गुजरने वाली प्रकाश पुंजों को परिकृत नहीं करता है, ये क्या है? कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड क्या होता है? बहुत छोटे आकार के कण होते हैं और अनेक कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और कोलाइड के कणों का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर से लेके
10⁻⁷ मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार में 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो रो ही होगी। प्रतियोगिता है ये तार की लंबाई और क्षेत्रफल से स्वतंत्र रहता है। अच्छा, प्रतिरोधक चाल का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? हाफ mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो उच्च तापों पर प्राप्त करने पर क्या गर्म होता है? तो सतत वर्णपट प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सतत वर्णपट को रंगों का लगातार क्रम होता है और वर्णपट में रंगों का क्रम जो होता है क्या होता है? तो भिगोर के इससे हम लोग निकालते हैं। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है, जिसके चलते इसका विचलन क्या होता है? कम होता है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके इससे विचलन क्या होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, जिसके चलते इसका विचलन क्या होता है? तो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैवनिकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो अजैवनिकरणीय वस्तु किसमें शामिल है? तो ये पोलोथीन, प्रक्षालक और पीवीसी और प्लास्टिक और प्रक्षालक और घास। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी। ये क्या है? अजैवनिकरणीय पदार्थ है। अजैवनिकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो जीवाणुओं और मृत जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण करता है? तो कौन करता है? तो ये कवकीय एंजाइम करता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जीवाणु और कवकीय एंजाइम द्वारा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत करने की प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। और अपचय एक चयापचय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की मुक्ति के साथ जटिल अणु सरल कार्बनिकों में टूट जाते हैं। अच्छा, कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, 135 नंबर क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन था? तो पेचिस है। ऑप्शन नंबर एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एम्फिसेमा है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कोयला के धूलकणों से कौन सा रोग होता है? तो एंथ्राकोसिया होता है। और सिलिका जो होता है, ये सिलिका के धूलकण से कौन होगा? तो सिलिकोसिस होगा। चलिए, 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। और आप लोग कमेंट करिए कि जो एलपी के लिए आरआरबी का जो एलपी का जो वैकेंसी आया है उसके कौन से बुक से उसका टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराया जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड